नमस्कार। कभी अपने किसी पसंदीदा कपड़े को देखकर ये ख्याल आया है कि ये असल में बना कैसे? मेरा मतलब फैक्ट्री में नहीं, बल्कि उससे भी बहुत बहुत पहले इसका सफर कहाँ से शुरू हुआ। आज हम एक ऐसे ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। जमीन में बोए गए एक छोटे से पौधे से लेकर हमारी अलमारी में टंगे कपड़ों तक। तो चलिए, हमारे कपड़ों में छुपी इस कहानी की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, त्योहारों का मौसम है, बाजार में चारों तरफ रौनक है और दुकानों में रंग बिरंगे कपड़ों का जैसे कोई मेला लगा हो। और उस भीड़ में से अपनी पसंद की एक ड्रेस चुनकर लाने की जो खुशी होती है, वो एहसास तो हम सब जानते हैं, है ना? बिल्कुल, ये बात तो हम सबसे जुड़ी है। कोई रेशम की चमक देखकर उसे चुनता है, तो कोई जॉर्जेट की नज़ाकत पर। हम कपड़े को उसके लुक और फील से पसंद करते हैं। लेकिन हमें से कितने लोग एक पल रुककर ये सोचते हैं कि इस खूबसूरत कपड़े के पीछे की असली कहानी क्या है? और बस यही एक सवाल आज के हमारे सफ़र की शुरुआत है। हमारे घरों के पर्दों से लेकर हमारी चादरों तक, हर एक धागे की अपनी एक कहानी है। और ये कहानी किसी फैक्ट्री से नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे खेतों से शुरू होती है। जी हाँ, यही है वो राज। हर वो चीज़ जिसे हम कपड़ा कहते हैं, उसकी सबसे बुनियादी इकाई है एक तंतु, यानी कि फाइबर। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो सबसे छोटा लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा है, वो बीज है जिससे कपड़ों का पूरा जंगल तैयार होता है। तो आज की कहानी के लिए हम पौधों से मिलने वाले दो सुपरस्टारों पर अपना ध्यान देंगे। एक है कपास और दूसरा है जूट। ये सिर्फ तंतु नहीं है, ये वो कुदरती धागे हैं जिनसे सदियों से इंसानियत का इतिहास बुना गया है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एक तरफ हैं कपास जैसे प्राकृतिक रेशे जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलते हैं, और दूसरी तरफ हैं नायलॉन या पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक रेशे जो लैब में केमिकल से बनते हैं। आज हम सिर्फ उन रेशों की बात करेंगे जो हमें पौधों से मिलते हैं। और कमाल की बात देखिए, प्रकृति हमें सिर्फ एक तरह का रेशा नहीं देती। कपास, जिसे हम रुई कहते हैं, वो पौधे के बीज से मिलती है। जूट हमें पौधे के लंबे तने से मिलता है। और कॉयर, जिससे हम पायदान वगैरह बनाते हैं, वो तो नारियल के फल से निकलता है। मतलब पौधे के हर हिस्से में कोई ना कोई संभावना छुपी है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि एक जीता जागता पौधा उस कच्चे रेशे में बदलता कैसे है जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। चलिए, ये सफर शुरू करते हैं सबसे जाने पहचाने रेशे से, कपास से। देखिए, कपास का पौधा थोड़ा नखरे वाला होता है। इसे चाहिए काली मिट्टी और खूब सारी गर्मी। इसीलिए तो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे इलाके इसके लिए एकदम परफेक्ट है। वहाँ की काली मिट्टी नमी को सोख कर रखती है, जो कपास के पौधे के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचकर देखिए ये नज़ारा, कितना सुंदर लगता होगा, है ना? एक ऐसा खेत जो दूर दूर तक सफेद रुई के गोलों से भरा हो, जैसे जमीन पर बादल उतर आए हों या फिर बर्फ की चादर बिछ गई हो। कटाई के लिए एकदम तैयार। अब फसल कटने के बाद पहली बड़ी चुनौती आती है। रुई के हर गोले में छोटे छोटे बीज फंसे होते हैं। इन बीजों को रेशों से अलग करना ही कपास ओटना कहलाता है। सोचिए, पहले के जमाने में ये काम हाथ से करना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन आज बड़ी बड़ी मशीनें इस थका देने वाले काम को मिनटों में कर देती हैं। चलिए, अब चलते हैं हमारे दूसरे हीरो जूट की तरफ। कपास को जहाँ सूखी गर्मी पसंद है, जूट को बारिश का मौसम भाता है। ये नदियों के पास की नमी वाली मिट्टी में उगता है और 8 से 10 फीट तक लंबा हो जाता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल, असम और बिहार इसके सबसे बड़े घर हैं। यहाँ जूट के साथ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ होती है, जिसे कहते हैं रेटिंग। जूट के तनों को काटकर उनके बंडल बनाए जाते हैं और फिर कई दिनों के लिए पानी में डुबो दिया जाता है। और यहीं पर असली जादू होता है। पानी में मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया रेशों के आसपास की चिपचिपी चीजों को खा जाते हैं और पीछे रह जाते हैं सिर्फ मजबूत सुनहरे जूट के रेशे। तो अब हमारे पास कपास और जूट के कच्चे रेशों का ढेर है, लेकिन ये तो बिखरे हुए हैं। इनसे एक लंबा और मजबूत धागा कैसे बनेगा? यहीं से शुरू होता है कताई का जादू। इसका सिद्धांत बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत असरदार। सोचिए, हमारे सिर का एक बाल कितना कमजोर होता है, लेकिन जब कई बालों को मिलाकर चोटी गूंथ दी जाती है तो वो कितनी मजबूत हो जाती है। कताई में भी ठीक यही होता है। रेशों को खींचकर जब उन्हें आपस में ऐंठा या घुमाया जाता है तो वो एक दूसरे में फंस जाते हैं और एक मजबूत धागा बन जाते हैं।
सदियों तक ये काम तकली या फिर हमारे जाने पहचाने चरखे से होता था। आज की बड़ी बड़ी कताई मशीनें भी असल में यही काम करती हैं, बस फर्क इतना है कि वो ये काम हजारों गुना ज्यादा तेजी से करती हैं। और चरखा वो सिर्फ एक औजार नहीं था, वो एक प्रतीक बन गया था। महात्मा गांधी के लिए कताई का ये साधारण सा काम आज़ादी की लड़ाई का एक हथियार था। हाथ से बना खादी का कपड़ा आत्मनिर्भरता का निशान था, भारत की आज़ादी का एक ताकतवर संदेश। लीजिए, हमारा धागा अब तैयार है। अब आता है आखिरी और सबसे जादुई कदम, इन धागों को उस कपड़े में बदलना जिसे हम और आप पहनते हैं। धागे से कपड़ा बनाने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है बुनाई, जिसमें धागों के दो सेट को एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकालकर एक जाल जैसा बनाया जाता है। हमारी शर्ट, जीन्स, चादरें ये सब ऐसे ही बनती हैं। दूसरा तरीका है बंधाई, जिसे निटिंग भी कहते हैं। इसमें एक ही धागे से फंदे बनाकर कपड़ा तैयार होता है, जैसे हमारे स्वेटर या मोजे। अब जब हम पौधे से कपड़े तक का ये पूरा सफर समझ चुके हैं, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि इंसानी सभ्यता के विकास की भी है। ये सफर सच में हैरान कर देने वाला है। शुरुआत में इंसान खुद को ढकने के लिए सिर्फ पत्ते और जानवरों की खाल का इस्तेमाल करता था। फिर उसने घास फूस को बुनकर टोकरियां बनाना सीखा, और फिर वो क्रांतिकारी मोड़ आया जब उसने कपास जैसे पौधों को उगाना शुरू किया। लेकिन असली गेम चेंजर थी सिलाई की सुई। इसके आविष्कार के बाद ही हम कपड़ों को काटकर शरीर के नाप के हिसाब से सिलना सीख पाए। और देखिए, कितनी दिलचस्प बात है कि सिलाई के आने के बावजूद भारत में आज भी साड़ी, धोती और लुंगी जैसे बिना सिले हुए कपड़ों का चलन है। ये दिखाता है कि कपड़े सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो संक्षेप में कहें तो हमने एक पूरा बदलाव देखा, एक बीज या तने से शुरू होकर ओटने और रेटिंग जैसे जरूरी पड़ावों से गुजरकर फिर कताई की उस जादुई ऐंठन से धागा बनना, और आखिर में बुनाई की कला से उस कपड़े का तैयार होना जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। अगली बार जब आप अपनी अलमारी खोलें तो जरा सोचिएगा, आज की इस ग्लोबल दुनिया में क्या हमारे कपड़े किसी एक जगह या एक संस्कृति की कहानी कहते हैं, या फिर अब वो हम सब की एक मिलीजुली कहानी बन चुके हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।